हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आज के स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका सॉरी 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 एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे लेकर आया हूं आप सभी के लिए बेटा 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए पुष्टि पाठ को मेलेंगिनन का वन शॉर्ट वीडियो देखिएगा। आपका जो क्लास 12th का सिलेबस है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगी तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं मोर देन सफिशियंट, इतना बेटा आपके लिए सफिशियंट है। अगर नीट में घुसना चाहते हो तो थोड़ा और पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड देना है या नीट, आप डिसीजन ले लीजिए और कमेंट बॉक्स मेंशन कर दीजिए। तो हम उस लेवल का पढ़ा रहे हैं। पहली बात, सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए क्योंकि पहली क्लास होने वाली है और आपसे मैं वादा करता हूं फ्री में पूरा मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। फ्री में मैं पूरा यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा और नोट्स बना लीजिएगा। नहीं बना रहे कोई बात नहीं, मैं इसका बेटा फ्री में पीडीएफ, फ्री में मैं पीडीएफ एप्लीकेशन एसकेएम स्टडी पर, एप्लीकेशन है एसकेएम स्टडी पर, जो यहाँ पे क्लासेस चलेगी वहां पे मैं दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी पीडीएफ रहते हैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो 1 रुपए कहीं खर्च मत करिएगा। पहली बात, ये सब पढ़ने के लिए मैं आपको पूरा फ्री में कंटेंट यूट्यूब पे मैं पढ़ा दूंगा। जो रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज मैं दे दूंगा, हिंदी का करवा दूंगा, इंग्लिश करवा दूंगा, बायोलॉजी तो धुआं धुआं। तो उसको लेके बिल्कुल परेशान मत होना। तो 1 रुपए मत खर्च करिएगा आप लोग, पहली बात, ठीक है, जितने बच्चे हैं। और प्लीज इसको वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। और चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि मेरा क्या है। सर आप कौन है बेटा? मुझे पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है। जब मैं 12 पास हुआ था तभी से भाई अपना पढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये भाई इंजीनियरिंग किया, आर्ट्स से पढ़ाई किया, मैथ से मैंने पढ़ाई किया, यहां तक कि जीव विज्ञान से भी मैंने पढ़ाई किया। ग्रेजुएशन हूं बेटा, पिछले कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के एक्स फैकल्टी भी रह चुका हूं। नाउ यूथ वाईटीसी यूथ कंपटीशन टाइम का एचओडी हूं आपके यूपी बोर्ड का। और इसी के थ्रू आप लोगों को अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ फ्री में मैं प्रोवाइड करवाया हूं, फ्री में ऐप पर। कक्षा 10वीं का मिल चुका है, कक्षा 12वीं का हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसको आपको फ्री में मैं आपको दे दूंगा, उसको लेके परेशान मत होना। सर मेरा नाम है शिवम मिश्रा। सर कहाँ से गुरु? युगांडा, ये बात रखिएगा, युगांडा से हूँ। हाँ सर, युगांडा कहाँ? तो यहाँ पे हुलुलु चियांगो समुदाय बेटा, वहां से आते हैं। बताएंगे एक दिन कि आपको सर कहाँ मिलेंगे हम लोग ना। मजे के तौर पे इसको यूज करिएगा युगांडा, परेशान मत होइएगा। मैं आपको करेजा शब्द यूज करूंगा, जान भी बोल दूंगा, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको वो बोलते होंगे, लेकिन मैं भी आपको बोलूंगा। करेजा का मतलब होता है जान, आपको पता है। हम मानते हैं कि आपको मानते हैं, लेकिन हम बहुत आपको दिल से मानते हैं बेटा, तभी तो इतना मेहनत करके फ्री में ला रहे हैं क्या भैया? और गुरुजी बेटा, हमारा इतना बेकार स्थिति चल रहा है कि कई एग्जाम तो प्री निकलते हैं, मेंस में जब बात बात आती है तो 2-3 नंबर जब छट जाते हैं तो बैठ कर रोते हैं। तो ये मेरी पास्ट हिस्ट्री रही है कुछ। और मैं हार नहीं मानता बेटा, हम कूदते रहते हैं। आग में एक काम और कूद जाओ, फिर चलोगे कोई बात नहीं, फिर चलोगे कोई बात नहीं ना। एक चीज और बेटा आप लोगों को बता देते हैं कि यदि हमारे साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं पहले वहां का प्रोफेसर रह चुका हूँ। सर कहाँ का? बेटा लबेरिया का, आपको पता है ना, है गुरु। और कहाँ का गुरु जी? इंस्टाग्राम का। और कहाँ का गुरु जी? सोशल मीडिया का। तो बेटा उस चीज के मैं प्रोफेसर थे हम। तो प्लीज आप लोग वहां से बाहर निकलिए। जो चीज आप एक्सपीरियंस लेना चाहते बेटा, वेल एक्सपीरियंस मैं आपको आपको बता रहा हूँ, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा चीजों को। आपको मैं गाइड करूंगा, आपको ऊपर लेके जाना है, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है मेरा बेटा ऊपर चाहे। तो बेटा यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरी दुनिया बची है यार, अभी पूरा जीवन बचा हुआ है। 3 साल है बेटा, रगड़ दो 12 के बाद, उसके बाद आप सफल हो जाएंगे। उसके बाद चाहे पड़ोसी के दो लेके भाग जाओ बेटा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सफल इंसान के साथ सब रहना पसंद करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब जिसकी हो तो बेटा दमाद कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ अगर मैं बड़ बोला हूँ, मेरे मुंह से थोड़ी ज्यादा सब निकल जाए तो माफी चाहते हैं। तो ये हमारा चीजें हैं, चलने वाला है तो बिल्कुल नहीं। आप लोग साथ दीजिएगा, हम आपके पूरे साथ हैं, मेहनत करेंगे जम के बेटा। हम पढ़ने के साथ साथ आपको पढ़ाते भी हैं, ये कोई अपना धंधा नहीं है, बट ये है आपका प्यार है, लगाव है, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ कंटेंट, ठीक है ना। मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये फॉर्मेट में ये पूरा आपको कंटेंट मैं अवेलेबल कराऊंगा। जैसे बोर्ड आता है मैं लाइव
क्लासेस ले लूंगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक ना। तो ये रहा पूरा अपना वन शॉट वीडियो, आज हम लोग खत्म करने वाले हैं किसको, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो कि एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 है। इसको हम लोग रफा दफा करेंगे, आप परेशान मत होइएगा। और बेटा एक चीज और, जितने भी स्टूडेंट हैं आप जाइए महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, मात्र मात्र 399 रुपए में है। गुरु जी क्यों महाभारत बैच क्यों ही ज्वाइन करना, जब भी कंटेंट आप फ्री में दे रहे हैं। हाँ, महाभारत क्यों ही ज्वाइन करना, क्योंकि आप किसी से पूछोगे, कोई टॉपर है, कोई पड़ोसी है, हर एक बच्चा यही बोलेगा कि गुरुजी हम लास्ट 3 ईयर के पीवाईक्यू कर लीजिए। तो बेटा इसमें हम आपको लास्ट 3 ईयर के पूरे पेपर का मैं सोल्यूशन दूंगा। सर कब तक कंप्लीट हो जाएगा, 31 दिसंबर 2026 तक, ये बात हमेशा याद रखना है। 31 दिसंबर 2026 तक पूरा हम कंप्लीट करा देंगे लास्ट 3 ईयर के पेपर सोल्यूशन। और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, इसी बेटवा इंग्लिश ग्रामर का पूरा नोट्स और उसका पूरा वीडियो मिल जाएगा, वन शॉट में मोर देन सफिशियंट है। बहुत ज्यादा मैं आपको बवाल नहीं दूंगा, कम में ज्यादा तगड़ा नंबर। केमिस्ट्री का हैंड रिटेन नोट्स, फिजिक्स का हैंड रिटेन नोट्स, उसके रिकॉर्डेड वीडियो, और बायोलॉजी का हैंड रिटेन नोट्स। तो ये सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा महाभारत बैच में। जो मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ इसको पढ़ लीजिए, इसको कर लेना है, मोर देन सफिशियंट है, उससे ज्यादा बेटा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बेटा वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा उनके साथ, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा हम लोग श्री गणसाय करते हैं, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 एनसीईआरटी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है डेडिकेटेड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, किसी बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के छात्र हैं, दिन सही है आपके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला बेटा टॉपिक होता है इसमें, वो है पुष्प, पुष्प की संरचना, यानी कि बोले तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सर पुष्प की संरचना कैसी होती है, वैलेंटाइन डे का दिन था सर, पड़ोसी के खेत में गए थे गुलाब का फूल तोड़ने के लिए, हैं, लेकिन गुलाब का फूल थोड़ो मतलब तोड़े तो ठीक है, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं था कैसे स्ट्रक्चर था, ध्यान तो कहीं और था, देना कैसे है उसको, भैया। तो अब आकर जाके तोड़ना, थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेना, क्योंकि आपका वैलेंटाइन डे फरवरी में रहता है और उसके 5-6 दिन बाद आपका बोर्ड एग्जाम रहता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बेटा पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है यहाँ पे, कोई ना देखिएगा यहाँ पे बेटा, फोकस ऑन गोल, ठीक चलेगा। पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है। प्रजनन सर होता क्या है, अरे भैया जनन अंग होता है, जहां से कोई ना कोई एक नई संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। अभी जब मानव जनन की बात करेंगे, ठीक ना, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा स्त्री जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, इन दोनों जनतंत्र से ही तो एक प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। उसी प्रकार जो पुष्प होता है यह हमारा क्या होता है, पौधों में प्रजनन अंग होता है, प्रजनन अंग होता है, जिसमें नर नर के रूप में क्या होता है बेटा, पुमंग होता है, जिसमें नर के रूप में क्या होता है, पुमंग होता है, और मादा के रूप में क्या होता है, जायांग भाग होते हैं, तथा यह बीज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भैया इसी से क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, फूल से ही बीज का निर्माण होता है, फल बनेगा तो फल के अंदर तो बीज होता है ना, और यही क्या होती है, एक नई संतति होती है, यही क्या होती है, एक नई संतति होती है। सर कैसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ नए नई संतति कैसे हो सकती है। आप जरा गौर करिएगा, मान लीजिए आपको कोई मैं बीज दे दूं और मैं कहूं कि इसको बो दीजिए, कुछ दिन बाद देखेंगे तो उसमें से एक नया पौधा बन के निकलेगा। इट्स लाइक जैसे कि इसमें इसमें आप देख रहे हैं, ये कोई ना कोई बड़ा बीज था और इससे होकर एक नया पौधा निकला हुआ है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक कहीं ना कहीं नई संतति है। तो जो इसके निर्माण में मेन किसका होता है, मुख्य भूमिका पुष्प की होती है, ठीक ना। इसमें हमारे 4 चक्र पाए जाते हैं, कितने चक्र पाए जाते हैं बेटा, 4 चक्र, मुख्यतः 4 होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं, देखिएगा, वाह दल, दलपुंज, उमंग, और बेटा क्या एक जायांग, और एक क्या आएगा आपका, जायांग आएगा। एक सेकंड इसको ऊपर कर देंगे ना तो सही रहेगा, चलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाह दल पुंज, दलपुंज, और बेटा क्या होता है, जायांग होता है, जायांग होता है, ये जायांग। अच्छा, जो हमारा उमंग होता है यह हमारा नर के रूप में होता है, और जो जायांग होता है यह मादा के रूप में होता है, मादा के रूप में होता है। और ये दोनों जो होते हैं यह हेल्प करते हैं, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ये सहायक चक्र माने जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा फूल में, तो फूल में यहाँ पे मुख्यतः
4 चीज होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा स्त्री केसर। स्त्री केसर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग बोला जाता है। स्त्री केसर को बेटा क्या बोलते हैं? जायांग बोला जाता है। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। मैं जो बोल रहा हूं, स्त्री केसर को जायांग बोलते हैं। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। एक वर्तिकाग्र होता है बेटा, नीचे वर्तिका, फिर अंडाशय। पहला वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय। जो वर्तिका होता है ये वाला भाग, ये जो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको वर्तिका बोला जाता है। इस ये जो डंडा है, ये जो डंडा है, इसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं। और जो बीच वाला गोला भाग है बेटा, इसको अंडाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडाशय बोला जाता है। अब इसी अंडाशय के अंदर बेटा क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। इसी अंडाशय के अंदर बेटा क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। मैं आपसे बोलूं, बीजांड किसका भाग है? अंडाशय का भाग है। अच्छा, और बीजांड सर यह एक स्त्री केसर है, जायांग का भाग है, या फिर मादा जनन है किसमें? पौधों में। उसके बाद बेटा पुंकेसर। पुंकेसर को ही क्या बोलते हैं बेटा? पुमंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? पुमंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? पुमंग बोला जाता है। एक स्त्री केसर होता है, दूसरा क्या होता है? पुंकेसर। पुंकेसर को पुमंग भी बोलते हैं, स्त्री केसर को जायांग भी बोलते हैं। पुमंग में बेटा या पुंकेसर में बेटा कितने होते हैं मुख्यतः भाग? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। मेरे साथ बोलिए। एक बेटा परागकोश होता है, दूसरा क्या होता है? तंतु होता है। एक परागकोश होता है, दूसरा क्या होता है? तंतु होता है। तो ये जो हमारा भाग है, ये वाले भाग को हम लोग परागकोश बोलते हैं। तो ये वाला जो हरा हरा भाग है, इसको तंतु बोला जाता है। दिखाई दे रहा है ना? ये वाले भाग को परागकोश, ये वाला जो भाग होता है तंतु बोला जाता है। ठीक है ना? इस पराग कोश के अंदर बेटा क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। और जो पराग कण होते हैं यह पीले चिपचिपे रंग के होते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है तो मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ा रहा हूँ। आप देखे होंगे आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल रही है, तो वहां से जाकर टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना? कोई दिक्कत बेटा नहीं होने वाली है। उसके बाद ये जो बेटा कलर की है, इसको हम लोग पंखुड़ी या फिर दल बोलते हैं। नीचे देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है? पुष्पासन। ये जो यहाँ पे देखिए जुड़ा हुआ है बीजांड आके, ये हमारा आके यहाँ पे स्त्री केसर, पुंकेसर, यहाँ पे सब आके जुड़े हुए हैं ना, इसको बोलते हैं बेटा पुष्पासन। पुष्पासन मतलब कि पूरे फूल का आसन पुष्पासन कहलाता है। तो इसको क्या करता है? इसको यहाँ पे बेस प्रोवाइड करता है। और ये जो टहनी से जुड़ा होता है उसको हम लोग पुष्प वृंत बोलते हैं। ये जो टहनी से जुड़ा होता है उसको पुष्प वृंत बोलते हैं। और ये वाह दल होते हैं। क्या होते हैं? वाह दल होते हैं। किसी प्रकार किसी को कोई इशू सर नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना बेटा? अब एक एक करके पढ़ ले, ठीक है। लेकिन उसके पहले थोड़ा पॉइंट में ले लेते हैं कि जो वाह दल होते हैं, वाह दल पुंज और दल पुंज, यह सहायक चक्र कहलाते हैं। जबकि पुमंग और जायांग, पुमंग को क्या बोलते हैं बेटा? बहुत बढ़िया, पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और जायांग बेटा क्या बोलते हैं करेजा? स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर बोला जाता है। स्त्री केसर बोला जाता है क्योंकि पुंकेसर यानी पुमंग और जायांग यानी कि स्त्री केसर प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में क्या होते हैं? सहायता करते हैं। सर लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें नर और मादा, जिस जनन की क्रिया में नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों हेल्प करते हैं, उसे लैंगिक जनन बेटा बोला जाता है। इसीलिए इन्हें आवश्यक चक्र भी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें हम बेटा क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र कहते हैं। यानी कि इनका होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे जनन की क्रिया बेटा संपन्न होने वाली नहीं है। क्लियर है? क्लियर है इतना? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद अगला है वाह दल पुंज। सर वाह दल पुंज क्या होते हैं? तो यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। वाह दलपुंज अनेक वाह दलों से मिलकर बना होता है। अगला है बेटा दलपुंज। दलपुंज क्या होता है? यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागण की में कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। क्यों बेटा? आप भी जो आकर्षित होते हैं ना, इसी दलपुंज के द्वारा होते हैं। यानी कि ये जो हमारे पंखुड़ी होते हैं, दलपुंज होते हैं, ये जो रेड रेड कलर का दिखाई देता है, इसी को क्या कहते हैं? दलपुंज कहा जाता है। अगला बेटा क्या है यहाँ पे? पुमंग। पुमंग क्या होता है? तो पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह एक या एक से अधिक
पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है और पुमंग के दो भाग होते हैं। एक पुंततु होता है बेटा, एक क्या होता है, पराग कोश होता है। और इस पराग कोश के अंदर बेटा क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। इस पराग कोश के अंदर बेटा क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। अगला क्या बेटा, जायांग। जायांग क्या होता है, तो यह पुष्प का चौथा और आखिरी चक्र होता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। जायांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। इसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है बेटा वर्तिका, और तीसरा क्या होता है बेटा, अंडाशय। तो हमारे जायांग में कितने भाग, तीन भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? किसी कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। एक बात ध्यान देना बेटा, जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं यह आपके बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। आप नोट्स बना लीजिएगा, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, ना आपको पढ़ने की जरूरत है। बाकी किताबें हमें जानकारी देती हैं, समझाती हैं, और बहुत लेंदी हैं चीजें। उतना पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और बोर्ड के ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो उतने में काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बेटा आपका हेडिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन को बोलते बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। सर क्या होता है, तो लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के परागकोश के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से परागकण बनते हैं। यानी कि लघु बीजाणु जनन में, लघु बीजाणु जनन में क्या होता है कि जो हमारे परागकोश हैं, परागकोश के अंदर पाए जाते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाए जाते हैं। और इन्हीं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है, जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो लघु बीजाणु जनन की परिभाषा अगर आए तो छोटी सी परिभाषा है, तो केवल यही लिख दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, अपने से समझ के लिख दीजिएगा। बस क्या लिख देंगे, लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के परागकोश के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा या से की सहायता से परागकण पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जिसे हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती है, एमएमसी। अच्छा यहाँ पे सर 2n लिखा हुआ है, पूरा 2n का मतलब होता है यहाँ पे हमारा द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित होता है। थैंक्स जिन्होंने ये बनाया है, क्योंकि इन्होंने बहुत हेल्प किया है। आज आपके पास हैंड रिटन नोट्स बायोलॉजी की है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, ठीक ना। इनको थैंक्स बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इनकी बहुत हेल्प हुई है क्लास 12 बायोलॉजी को बनाने में, क्लास 10 के साइंस बनाने में उन्होंने काफी मदद भी किया था। और सच बताऊं तो उन्होंने मतलब सिर्फ हेल्प ही किया था। मिलवाएंगे कभी, मिलवाएंगे क्या यार, ए भैया है कि नहीं। चलिए देखिए, तो इसमें सबसे पहले हमारा जो माइक्रो मदर सेल होता है द्विगुणित होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें हमारा पुनः हमारा एमएमसी बनती है, फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। इसके बाद ये हमारे चार भागों में बढ़ जाते हैं, और फिर इसके कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है, जिसके द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं, जो कि हमारा तीन भागों में बढ़ जाता है। और ये हमारा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, ये सब द्विगुणित होते हैं। अच्छा, इतने विभाजन को हम लोग केंद्रक विभाजन बोल सकते हैं, जो कि आगे मेंशन है। और फिर इसके बाद हमारा क्या बन जाता है, परागकण का निर्माण हो जाता है। चलिए देख लेते हैं, लघु बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, जिससे प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके चार लघु बीजाणु का निर्माण करती है, और चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं। उन्हें ही लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। उन्हें क्या बोलते बेटा, लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। यह चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं और चार परागकणों का क्या करते बेटा, निर्माण करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष से क्या बनते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद चार लघु बीजाणु बनते हैं, और यही लघु बीजाणु
हमारे बाद में क्या बनाते हैं, परागकण का निर्माण करते हैं और जिससे दो नर युग्मक बनती हैं, जिससे दो नर युग्मक बनते हैं। ये एक ट्रिक से देख सकते हैं। आपको कोई चीज एक बार में नहीं समझ आती, कोई बात नहीं, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको लगता है सर हम एक बार में ही तीर मार दें, तो एक बार में बेटा तीर नहीं मार सकते। आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सफलता आपकी कदम चूमेगी। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा पराग कण की संरचना। क्या देखें बेटा, पराग कण की संरचना या पराग कण क्या होता है। वैसे तो पराग कण के बारे में नहीं आता बोर्ड में कि क्या होता है, परिभाषा कभी नहीं आता। अगर उसको देना रहता है तो केवल एक ही चीज देता है कि पराग कण की संरचना बनाइए, बस यही आपके आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में आता है और कुछ भी नहीं आता। यही केवल बोर्ड एग्जाम में आएगा और कुछ भी नहीं आएगा कि पराग कण की संरचना क्या होता है। तो परागकण में देखिए बेटा, तो 4 हमारी संरचनाएं मुख्यतः होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखिएगा यहाँ पे, 3 ही ले ले सही रहेगा, चलो 3 ही ले लेते, बहुत है 3। एक होता है बाह्य आवरण, दूसरा होता है आंतरिक आवरण और तीसरा क्या होता है बेटा, जनन कोशिका। अच्छा, बाह्य आवरण, आंतरिक आवरण और हमारा क्या होता है, जनन कोशिका। चलिए देख लेते हैं जनन कोशिका। हाँ अच्छा, 4 इसमें ही है। और एक क्या होती है, नलिका कोशिका होती है। क्या होती है, नलिका कोशिका। एक जनन कोशिका होती है, क्या होती है, नलिका कोशिका होती है। तो बाह्य आवरण में तो यह एक कठोर रासायनिक रूप से स्थिर परत होती है जो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बनी होती है। आंतरिक आवरण यह नर्म और लचीली परत होती है जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है और यह परागनली बनाने में क्या करती है, मदद करती है। और जो जनन कोशिका होती है और नलिका कोशिका, यह परागकण के अंदर एक जनन कोशिका होती है जो बाद में 2 शुक्राणु में विभाजित हो जाती है और नलिका कोशिका परागनली बनाने का क्या करती है बेटा, कार्य करती है। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं। ये जो होता है इसको बाह्य आवरण बोलते हैं और इसको अंतः आवरण बोलते हैं। ये अंदर वाले भाग को अंतः आवरण और ये बाह्य आवरण। और ये हमारा जनन छिद्र होता है। क्या होता है, यहाँ पे जनन छिद्र होता है जिसके द्वारा हमारी जो परागनलियां बाहर निकलती हैं। और ये क्या होता है बेटा, केंद्रक होता है। बस इतना आप लिख दीजिएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद अगला आपका पेपर में आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या आता है, वो आता है बेटा आवृत्ति बीजी पौधे के एक परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो जो परागकोश होता है, क्या होता है, परागकोश होता है, उसके अंदर बेटा क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। तो ये रहा बेटा इसके अंदर पराग कण और ये रहा परागकोश। आप इसका फिगर पेपर में आगे बना सकते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये बना दीजिएगा यहाँ पे। ये हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार बना सकते हैं और यहाँ पे अपना जो परागकण भर दीजिएगा, फिर यहाँ पे लाके आप जोड़ दीजिएगा, बस हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तैयार। और यहाँ पे लिख दीजिएगा ये हमारा क्या है, पराग कोश है, पराग कोश है। और बेटा इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसका आप लोग चित्र बना देंगे। ठीक, इसका पीडीएफ जो है बेटा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा क्या है, बीजांड। सर ये बीजांड क्या होता है, ये बीजांड क्या होता है और बीजांड की संरचना भी आता है पेपर में, चलिए देख लेते हैं। तो बीजांड फूल वाले पौधे और नग्न बीजी पौधों में पाया जाता है। अच्छा, बीजांड कहाँ किसके अंदर होता है बेटा, अंडाशय के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, अंडाशय के अंदर पाया जाता है, अंडाशय के अंदर पाया जाता है, यही बाद में बीज बनता है। एक महत्वपूर्ण संरचना होती है जो जो मादा इंकुद्भिद को विकसित करता है और निषेचन के बाद बीज में क्या होता है, ये परिवर्तित हो जाता है और ये रही अंडाणु की क्या संरचना। इसमें कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जैसे कि पहला होता है हमारा विजांड वृंत। ये जो हमारा भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विजांड वृंत बोला जाता है। ये क्या भाग है हमारा, विजांड वृंत बोला जाता है। इसका एक एक करके अभी हम आपको पूरा देखिए, यहाँ पे लगा है नहीं, अच्छा नहीं लगा है, चलिए हम टेलीग्राम पे भिजवा देंगे इसका पेपर में आपको पीडीएफ, ठीक ना। सबसे पहला भाग होता है बेटा बीजांड वृंत। ये बीजांड वृंत क्या होता है, यह एक डंठल नुमा संरचना होती है जो बीजांड को अंडाशय से भित्ति से जोड़े रखती है और निषेचन के बाद यह बीज का बीजांड वृंत बनता है। दूसरा क्या होता है, निभाग या हाइलम बोलते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड जरूर ध्यान दीजिएगा, क्या है यहाँ पे, हाइलम, हाइलम।
क्योंकि अंग्रेजी में कभी कभी पेपर में दे देता है। तो बीजांड वृंत और बीजांड के मुख्य भाग को जोड़ने वाला स्थान क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। बीज में यह वह स्थान होता है जहां से बीज फल से जुड़ा होता है। अगला यहाँ पे बीजांड क्या है? तो यह बीजांड का मुख्य भाग होता है जो भ्रूणकोश को घेरे रहता है। जो हमारा बीजांडकाय होता है यह द्विगुणित ऊतक होता है और भोजन संग्रह का क्या करता है? कार्य करता है। चौथा इसमें होता है अध्यावरण। अध्यावरण क्या होता है? तो बीजांडकाय को घेरने वाली एक या दो सुरक्षात्मक परतें जो होती है उसे अध्यावरण कहते हैं। ये परतें निषेचन के बाद बीज आवरण का क्या करती है बेटा? निर्माण करती है। अध्यावरण के शीर्ष पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। बीजांड द्वार क्या होता है? तो यह एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिससे होकर पराग नली प्रवेश करती है और निषेचन के बाद जल अवशोषण इसी से होता है। किसके द्वारा? बीजांड द्वार के द्वारा। छठा यहाँ पे भ्रूणकोश। ये भ्रूणकोश क्या होता है? तो मादा युग्मोद्भिद, मादा युग्मोद्भिद को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। यह बीजांड के केंद्र में स्थित अगुणी संरचना होती है जो 7 कोश की और 8 नाभ की होती है। 7 कोश की और नाभ 8 नाभ की होती है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? पेपर में देता है कि जो भ्रूणकोश होता है वो कैसा होता है? तो बेटा वो 7 कोश की और 8 नाभ की होता है। क्या होता है? 7 कोश की और 8 नाभ की होता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट एक आप पॉइंट में लिख सकते हैं, पेपर में आता है गुरु बीजाणु जनन, यानी कि मादा एवं उद्भिद का निर्माण। ये जितने भी मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ आप उठा लीजिए अपनी किताब को, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 को आप मिला लीजिए, सारे के सारे प्रश्न बेटा आपके आए हुए हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ध्यान देना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। वैसे आपको फिगर बहुत ज्यादा ड्रा करने की जरूरत नहीं है, परिभाषाएं आती है, यहाँ से फिगर में नहीं आता, यहाँ से चित्र नहीं बोलता बनाने के लिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ से चित्र नहीं बोलता, वो सीधा बोल देता है कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, उसकी प्रक्रिया को दर्शाइए कभी कभी, नहीं तो डायरेक्ट परिभाषा ही बोलता है। अगर आपको बनाना है तो फिगर आप बना सकते हैं। क्या होता है? तो बीजांडकाय की एक अधः स्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती, मतलब फूट जाती, अलग हो जाती है। इसे ही प्राथमिक प्रशस्त कोशिका कहते हैं। फिर ये जो प्राथमिक प्रशस्त कोशिका होती है, ये परिणत विभाजन द्वारा बाह्य प्राथमिक द्वितीय कोशिका और अंत प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका बनाती है। और प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करने लगती है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है जो रैखिक चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं। चतुष्क का निचली विभागी गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण करता है, जबकि शेष 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं बेटे? नष्ट हो जाती है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला हेडिंग आपका है परागकण के बारे में। क्या होता है बेटा? सॉरी, परागण के बारे में। परागण के बारे में, तो परागण में एक चीज याद रख लेना, कुछ मत याद कर लेना, बस एक चीज, जो हमारा बेटा परागकण है, परागण में जो हमारे परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होती हैं, ये कहां पर पहुंचेंगे? ये वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। ये कहां पर पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। और इसी क्रिया को बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी पूरे प्रोसेस को बोल देते हैं परागण। क्या बोल देते हैं? परागण। बोले तो पॉलिनेशन बोल दिया जाता है। बस इतना याद करिएगा, इससे ज्यादा बेटा आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, क्या लिखेंगे? परागकणों का किसी भी माध्यम के द्वारा या फिर खुद से जाएंगे या किसी अन्य माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है ना? जो परागकण होती हैं, यह क्या है बेटा? ये हमारा पुंकेसर के भाग होते हैं। ये क्या होते हैं? एक नर भाग होते हैं। और वर्तिकाग्र जो होता है यह हमारा मादा भाग होता है, कह सकते हैं, यानी कि स्त्री केसर वाला भाग होता है। ठीक है ना? तो परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे परागण कहलाता है। अच्छा, परागण कई प्रकार के होते हैं। तो परागण के प्रकार, हमारे परागण 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? स्वपरागण होता है, यानी कि स्वयं पहुंच जाएगा। और दूसरा क्या होता है? पर परागण होता है, यानी कि वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचेगा। तो सबसे पहला वो है बेटा स्वपरागण। ये स्वपरागण क्या होता है?
जब एक फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, पहुंचता है, तो उसे स्वपरागण बोला जाता है। उसे बेटा क्या बोला जाता है? स्वपरागण बोला जाता है। ठीक। स्वपरागण के बहुत सारे लाभ हैं, पेपर में आता है कि स्वपरागण के क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। हम लोग एक साथ दोनों देखते चलेंगे। तो स्वपरागण में क्या होता है? यह अनुवांशिक रूप से समान संतान उत्पन्न करते हैं, क्योंकि स्वपरागण है। दूसरा, यह परागण के लिए बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करता। अच्छा ये बताइए, अगर आप स्वयं से चीजें को पढ़ रहे हैं तो आप किसी टीचर पर डिपेंड करेंगे? सर कभी नहीं करेंगे। इसी प्रकार ये कभी भी बाह्य कारकों पर निर्भर नहीं करता। यह उन क्षेत्रों में फायदेमंद होता है जहां पर पराग पराग क्या है यहाँ पे? पराग पराग परागणकों की कमी होती है। परागणकों की मतलब होता है बेटा जो इनको हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जो परागण क्रिया को मतलब कि हेल्प करते हैं बढ़ाने में, वहां पे इसका क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है ना? उसके बाद बेटा क्या है यहाँ पे? स्वपरागण के हानि। हमने लाभ पढ़ा तो हानि भी होगा। किसी चीज का प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। जैसे अभी आप कहेंगे कि मोबाइल सबसे ज्यादा बेकार चीज होती है। आपको बता दूं, अपना यूट्यूब चैनल में एक मोबाइल से क्रिएट किया था। वो था मोबाइल एक था, अभी हमें याद आएगा तो आपको जरूर शेयर करेंगे। नया नया लॉन्च हुआ था, उसी से मैं यूज करता था। ठीक है ना? जरा सोचिए बेटा, हानि क्या है? तो यह आनुवांशिक विविधता को कम करता है, जिससे पौधे रोगों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। अगला, यह आनुवांशिक अवसाद का कारण बन जाता है, जिससे संतान कमजोर और कम उपजाऊ हो जाते हैं। दूसरा बेटा क्या है यहाँ पे? पर परागण। एक हमने आपको बताया स्वपरागण, दूसरा मैंने क्या बताया यहाँ पे? पर परागण। सर पर परागण क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जब एक फूल का परागकण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर क्या होता है? स्थानांतरित होता है, तो उसे पर परागण कहते हैं। जब एक फूल का परागकण किसी दूसरे फूल के पौधे पे, यानी किसी दूसरे पौधे पर, देखिएगा मैं आपको 100 में पर में अंतर बता देता हूं। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा पेड़ है, ये हमारा क्या है? पेड़ है। ठीक। अगर इसके परागकण इसी पौधे के किसी अन्य वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो स्वपरागण। जब इसके परागकण, इसके बेटा क्या हमारे परागकण किसी अन्य पौधे पर पहुंचेंगे, किसी अन्य पौधे पर पहुंचेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। सॉरी, स्वपरागण में खुद के वर्तिकाग्र पर परागण में किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचते हैं, उसे पर परागण कहते हैं। पर परागण के बेटा लाभ क्या क्या? चले देख लेते हैं। तो सबसे पहला लाभ है, यह अनुवांशिक विविधता को बढ़ाता है, जिससे पौधे रोगों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति क्या होते हैं? अधिक प्रतिरोधी हो जाते हैं। दूसरा, यह मजबूत और अधिक उपजाऊ संतान को क्या करते हैं? उत्पन्न करता है। और पर परागण बेटा हानि क्या क्या है? तो यह परागण के लिए बाहरी कारकों जैसे कि हवा, पानी और जानवरों पर निर्भर करता है। अगला, यह अधिक परागकणों की बर्बादी का कारण बन सकता है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पॉइंट है, यह पौधों की शुद्धता को कम भी कर सकता है। पर परागण में बेटा प्रकार कितने हैं? तो पर परागण के कई प्रकार के हैं। जैसे पहला है जैविक परागण, यानी कि जीवों के द्वारा, जैसे कि कीट परागण। कीटों जैसे मधुमक्खी, तितली के द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण कहते हैं। इसमें फूलों में रंग, सुगंध और मकरंद होता है। जैसे कि सरसों और गुलाब में कीट परागण की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा बेटा पक्षी परागण। पक्षी परागण में क्या होगा? पक्षियों के द्वारा, जैसे तोते के द्वारा, गुंजन पक्षी के द्वारा, चमगादड़ परागण इत्यादि जो होते हैं हमारे पक्षी परागण में आते हैं। इसमें फूल चमकीले रंग के और मकरंद युक्त होते हैं, जिसे पक्षियां खाने आती हैं और उनके द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारा बोगेन वेलिया और हिबिस्कस में होता है। तीसरा बेटा चमगादड़ परागण। तो चमगादड़ द्वारा परागण को चमगादड़ परागण कहते हैं। ये फूल रात में खिलते हैं और बड़े होते हैं, जैसे केले का फूल और कदम में हमारा चमगादड़ परागण होता है। दूसरा बेटा अजैविक माध्यम, मतलब कुछ जीवों के द्वारा होता है पर परागण, कुछ अजैविक मतलब कुछ जिसमें मतलब अजीब, जैसे कि आपके हमारे हवा, हवा में जीवन है? नहीं है, वो जीव नहीं है, अजैविक है। तो जैविक से अजैविक में पहला वायु परागण। तो हवा के द्वारा होने वाले परागण को मैं शॉर्ट में लिखा, लेकिन पूरा समझा दे रहे हैं। हवा के द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। तो जैसे याद कर लो, बहुत ज्यादा छापने की जरूरत नहीं है, बस पेपर में समझ के लिखना। परागकण हल्के और चिपचिपे होते हैं इसमें, जैसे मक्का, गन्ना, बांस इत्यादि जो होते हैं। इसमें हमारा बेटा कौन सा होता है?
हमारा वायु परागण होता है। दूसरा बेटा जल परागण, तो पानी द्वारा होने वाले परागण को जल परागण बोलते हैं। इसमें जलीय पौधों में होता है, जैसे वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में हमारा जो होता है वो हमारा बेटा जल परागण ही होता है। क्या होता है? जल परागण ही होता है। ठीक है ना। उसके बाद अगला बेटा पॉइंट लिखेंगे द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है द्विनिषेचन। पेपर में द्विनिषेचन आता है, क्या होता है ध्यान दीजिएगा। आवृत बीजी यानी फूल वाले पौधों में परागनलिका से मुक्त हुए दो नर युग्मकों में से पहले नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलना, यानी जिसको हम लोग युग्मक संलयन कहते हैं, और दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से मिलना, यानी कि जिसको त्रिसंलयन कहते हैं। इन दोनों घटनाओं को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहा जाता है। फिर से मेरी बात याद रखिएगा, डायरेक्ट परिभाषा, आवृत बीजी फूल वाले पौधों में, आवृत बीजी को ही कहते हैं जो हमारे फूल वाले पौधे होते हैं उसे आवृत बीजी पौधे कहते हैं। तो याद ये, चाहे आप फूल वाले पौधे लिखना पेपर में या फिर आवृत बीजी लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आवृत बीजी पौधों में पराग नलिका से मुक्त हुए मतलब वहां से स्वतंत्र हुए दो नर युग्मकों का पहले नर युग्मक का किससे संलयन होगा? अंड कोशिका से मिलना, जिसे युग्मक संलयन कहा जाता है, मिलना, और दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से मिलना, जिसे त्रिसंलयन कहा जाता है। और इसी युग्मक संलयन और त्रिसंलयन को हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं, या द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डबल फर्टिलाइजेशन। सरल शब्दों में परिभाषा दे सकते हैं, जब भ्रूण कोश के भीतर निषेचन की क्रिया दो बार होती है तो उसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहा जाता है। ठीक है ना, इसको समझ सकते हैं। देखिएगा, जब नर युग्मक जो होता है अंड कोशिका से बनता है तो युग्मनज बनाता है। बात ध्यान देना, जब नर युग्मक अंड कोशिका से, यहाँ पे दो नर युग्मक हमारे पराग नलिका से स्वतंत्र हो रहे हैं ना, पहला अंड कोशिका से मिल रहा है, दूसरा द्वितीय केंद्रक से मिल रहा है। तो जब पहला नर युग्मक अंड कोशिका से बनता है तो एक युग्मनज का भ्रूण का निर्माण करता है, जिसे सत्य निषेचन कहा जाता है, जिसे सत्य निषेचन कहा जाता है। और यहाँ पे ये त्रिसंलयन है। त्रिसंलयन में क्या होता है? जब नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है, जब नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है, प्राथमिक भ्रूण भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है, जिसे हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। और इसी को प्राथमिक भ्रूण पोष को क्या बोलते हैं बेटा? भ्रूण पोष कहा जाता है। यह प्रक्रिया केवल आवृत बीजी पौधों यानी कि एंजियोस्पर्म पौधों में का एक मुख्य और विशिष्ट लक्षण होता है, और इसकी खोज नवास्चीन ने किया था। ये पेपर में आता है, ये पेपर में आएगा। दो ऑब्जेक्टिव यहां से बता देते हैं। द्विसंलयन की क्रिया, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया केवल आवृत बीजी पुष्प वाले फूल वाले पौधे में होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म। द्विनिषेचन की खोज नवास्चीन ने किया था, ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में बनता है। अगला है बेटा फल, अगला है बेटा फल। फल क्या होता है? फल क्या होता है? ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके बोर्ड में भर भर के आते हैं, भर भर के आते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। फल बेटा क्या होता है? तो फल एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है, और यह फूल वाले पौधों में पाया जाता है। इसमें बीज होते हैं। फल पौधे के लिए बीज फैलाने का एक महत्वपूर्ण क्या होता है बेटा? संसाधन होता है। फल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, यहां से भर भर के पेपर में आता है। एक आएगा आपका सत्य फल, वास्तविक फल या ट्रू फल किसे कहते हैं। दूसरा आएगा बेटा कूट फल, आभासी फल या फाल्स फल कहा जाता है, या फिर सीडो सीडो कार्प भी बोल देते हैं। इसको हम लोग यू कार्प बोलते हैं, यू कार्प बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीडो कार्प बोला जाता है। तो सत्य फल, वास्तविक फल या ट्रू फल किसे कहते हैं? ये फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं। जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे आम। जैसे बेटा आम जो होता है यह हमारा सत्य फल का क्या होता है बेटा? एक उदाहरण होता है। और कूट फल क्या होता है? आभासी फल क्या होते हैं, या फाल्स फल क्या होते हैं, या सीडो क्रॉप्स क्या होते हैं? तो ये फल फूल के अन्य भागों जैसे पुष्पासन से विकसित होता है। यह अंडाशय से कभी विकसित नहीं होगा। इसका निर्माण अंडाशय से अंडाशय से अंडाशय से नहीं होता। ये बात ध्यान देना, ये बात आप हमेशा ध्यान देना कि इसका निर्माण केवल अंडाशय से होगा और किसी चीज से नहीं। लेकिन कूट फल, आभासी फल का निर्माण हमारा कभी भी अंडाशय से नहीं होगा, बल्कि किससे होगा बेटा? पुष्पासन से होता है। और वास्तविक फल में हमेशा हमेशा अंडाशय से होता है, और इसमें केवल केवल
पुष्पासन से होगा, चाहे वो पुष्पदल हो सकता है, पुष्पवृंत, इससे ही होता है। उदाहरण के लिए जैसे सेब, सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है। काजू, काजू भी पुष्पासन और फल भित्ति से बनता है। स्ट्रॉबेरी भी क्या होती है, पुष्पासन से। और अखरोट, तो सेब, काजू, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब, काजू, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, ये बेटा हमारा तीनों के तीनों ये कौन से फल आते हैं, तो याद कर लीजिएगा, ये हमारे बेटा कूट फल बोले जाते हैं या फिर आभासी फल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, आभासी फल के अंतर्गत आते हैं। अच्छा वैसे एक बात बताइए, टेम्परेचर वहां का कितना है, इस रूम का मेरे रूम का अच्छा टेम्परेचर देखें, तो मेरे रूम का टेम्परेचर इस समय शो कर रहा है, हाँ मेरे रूम का टेम्परेचर इस समय दे रहा है 27। मेरे रूम का टेम्परेचर कितना है, 27 है। बाहर शायद आई थिंक 45 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। मोबाइल से वैसे 27 ही है मेरे रूम का टेम्परेचर। तो बाहर आपका 45 है, तो प्लीज आप लोग बाहर मत निकलिएगा रूम से, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो लग जाएगा क्या बेटा है, गर्मी। आप लोग बाहर मत निकलिएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, रूम में ही रहे, शाम को निकलेगा, चलेगा। जैसे बेटा सेब हो गया, ये हमारा स्ट्रॉबेरी हो गया, चलेगा। आगे देखते हैं बेटा असंग जनन, ये भी पेपर में आपका भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। तो यह प्रजनन की वह विधि है जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, उसे असंग जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असंग जनन कहा जाता है। अनिषेक फलन किसे कहते हैं, तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन के बिना फल का विकास होता है। याद रखना पेपर में आता है असंग जनन, तो जनन की या प्रजनन की वह क्रिया, जनन या प्रजनन की वह क्रिया जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है, उसे असंग जनन कहते हैं। अच्छा यहाँ थोड़ा सा प्रजनन का नाम बता दीजिए बेटा, मतलब तो इसमें क्या होता है, एक नर और मादा जब माता पिता मिलकर एक संतान बनाते हैं, एक संतान पैदा करते हैं बेटा, तो उसे प्रजनन कहा जाता है। अच्छा निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, बोल सकते हैं हिंदी में एकदम, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु प्लस अंडाणु का प्लस बेटा अंडाणु का आपस में सम्मिलन होना बेटा क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कि फल बनने की क्या होती है बेटे, प्रक्रिया होती है। अनिषेक फलन से उत्पन्न फल आमतौर पर बीज रहित होते हैं, यानी कि जो अनिषेक फलन से बेटा जो भी बीज बनेंगे, जो भी फल बनेंगे, जो फ्रूट बनेंगे, उसमें बीज नहीं पाया जाएगा। ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं पाया जाता, और वह हमारा क्या होता है, अनिषेक फलन के अंतर्गत आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जैसे केला, अनानास, कुछ प्रकार के अंगूर भी हमारे क्या होते हैं, अनिषेक फलन में आते हैं। लेकिन इन तीनों को छोड़ के कमेंट करिएगा, ऐसा नहीं गुरु जी नकल मार दे, ए गुरु नकल मार देते हैं। अगला बेटा क्या है, बहुभ्रूणता। ये सर बहुभ्रूणता क्या होती है, बहुभ्रूणता एक ऐसी घटना है जिसमें एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। यह प्राकृतिक रूप से कृत्रिम तरीकों से हो सकते हैं, जिसे हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है ना। जैसे नींबू होता है, संतरा होता है, आम होता है, इसमें देखेंगे बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहा जाता है। बहुभ्रूणता की खोज बहुभ्रूणता का खोज का श्रेय एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुभ्रूणता की खोज नमास्टीन ने द्विनिषेचन की खोज किया था, और एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज किया था। किसमें किया था, सन 1719 में संतरे के बीज में इन्होंने खोज किया था। तो ये रहा बेटा आपका क्लास 12 एनसीईआरटी हिंदी माध्यम का पुष्पादकों में लैंगिक जनन का चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट सिलेबस बेटा यहाँ पे रहा है, जिसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। इससे बाहर बोर्ड में ना आएगा, ना आपको पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ना पेपर में आएगा, ना आपको पढ़ने की जरूरत है। मान लीजिए कुछ एक आध दो टॉपिक होगा, तो अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब करेंगे, प्रश्नों को करेंगे, तो उसमें हम आपको सॉल्व ही करा देंगे। तो आपको परेशान क्यों होना है, मत होइए, जस्ट रिलैक्स एंड चिल मारो यार गाइस, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपको वो सब करा दूंगा। चलिए, आशा करते हैं वीडियो बेटा पसंद आई होगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।